लोगों ने उस दिन 2 चैप्टर को खत्म कर चुका है अब तक में। और आज का हमारा टॉपिक है कौन सा, तो परिवहन। परिवहन मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन यहाँ पे गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसी न किसी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में परिवहन चैप्टर है और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि शरीर में, चाहे वो गाय भैंस बकरी हो, पेड़ पौधा हो, चाहे हम लोग है, यानी सजीवों में पदार्थों का परिवहन का अध्ययन करेंगे। किसमें, तो परिवहन चैप्टर जो हमारा बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, 10th का 2 चैप्टर को खत्म कर चुका है। आज हमारा चैप्टर का नाम क्या है, परिवहन। परिवहन में किसको पढ़ेंगे, तो पदार्थों का परिवहन। तो हम लोग सबसे पहले पदार्थों के परिवहन की परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद कैसे कैसे क्या होता है वो सब कुछ देखेंगे। तो देख रहे हैं आपके बोर्ड पे परिभाषा लिखा हुआ है किसका, तो पदार्थों के परिवहन का। क्या है पदार्थों का परिवहन, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। ये था परिभाषा, ये हमने पढ़ दिया, लिखा हुआ था, हमने पढ़ के सुना दिया, लेकिन इससे आप लोग समझे नहीं होंगे। तो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी अभी हमने बोला कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया था, पेड़ पौधों ने भोजन बनाया था। उस भोजन को बस हम लोग मुंह में रख लेंगे, उससे हमारे शरीर को तो ऊर्जा नहीं मिल जाएगी। उसके लिए उसे पूरे शरीर में घूमना पड़ेगा। जब तक वो पूरे शरीर में घूमेगा नहीं, तब तक पूरे शरीर को वो मिलेगा नहीं। तो हम लोग जिस भोजन को ग्रहण किए थे, मुंह में डाले थे, उसको पूरे शरीर में घुमाना है। यानी उपयोगी पदार्थ, सबसे पहली बात है उपयोगी पदार्थों को ग्रहण करते हैं हम लोग, और उसको जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उपयोगी पदार्थ देख रहे हैं, उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका, तो उपयोगी पदार्थ को ग्रहण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने चावल खाया, हम लोगों ने क्या खाया, चावल खाया। उस चावल का उपयोगी पदार्थ, हम लोग चावल क्यों खा रहे हैं, मेन मकसद क्या है, तो हम लोगों का मेन मकसद है उस चावल खाने का हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो, हमारे शरीर को किसकी प्राप्ति हो, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो। तो मूल मकसद है हमारा कार्बोहाइड्रेट लेना, लेकिन उपयोगी पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसका मूल स्रोत क्या है, तो चावल। तो हम लोगों ने उपयोगी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का, यानी उसका मूल स्रोत चावल हुआ, चावल से कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए हम लोगों ने चावल खाया है। तो जब चावल से उसके मूल पदार्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं, और जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले लिए उस मूल पदार्थ से, उस चावल से, तो अब उस मूल पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ेगा। तो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और कोशिकाएं फिर उस पे अपना कार्य करती है, उसका अपचयन करती है। उपापचय के बाद यानी तोड़ फोड़ सारा कुछ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, कैसे कैसे पाचन होता है, कैसे फिर उसका उपयोगी चीज अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि जितना भी मूल चीज था उसको कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, उसे ले जाकर के किसको दे दिया जाता है, कोशिकाओं को दे दिया जाता है। अब उसे जब वो कोशिकाओं को दे दिया गया है, तो अब वहाँ पे कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थ बने होंगे। कोशिकाओं को देने के बाद कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ बने होंगे। अब उस हानिकारक पदार्थों का हमारे शरीर में कोई काम नहीं रहता है, तो अब लेकर के तो गया था उपयोगी पदार्थ, वहाँ पे कार्य, जो भी कार्य संपन्न हुआ, उसके बाद अवशिष्ट पदार्थ बन गया है और कुछ हानिकारक पदार्थ बन गया है, जिसका शरीर में अब कोई काम नहीं बचा है। तो अब उस हानिकारक पदार्थों को फिर उन कोशिकाओं से वापस ले लिया जाता है, और फिर उसे गंतव्य स्थान तक, ऐसे स्थान तक पहुंचाया जाता है जहां से उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। यानी कि उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक ले जाना, जो भी जरूरी पदार्थ है उनको कहाँ ले जाना, कोशिकाओं तक ले जाना। और जब सारा क्रिया हो जाएगा, उपापचय और पाचन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, हानिकारक पदार्थ बनेगा, फिर से कोशिकाओं से उसे ले लिया जाएगा और जाकर के गंतव्य स्थान तक, यानी ऐसे स्थान पर ले जाकर के रख दिया जाएगा जहां से उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो ये सारी प्रक्रियाएं ले जाने से लेकर के फिर उसे अवशिष्ट पदार्थों को ले आने तक की सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाएगी, पदार्थों का परिवहन। क्योंकि हम लोग पदार्थ को लेकर गए थे और पदार्थ को लेकर के आए थे।
पदार्थ को ले कैसा गए थे, तो हम लोग उपयोगी पदार्थ को ले गए थे, और लाए कैसे पदार्थ को है, तो हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ को लाए हैं। तो यही ले जाना और ले आना प्रक्रिया क्या है, पदार्थों का परिवहन। तो ये था हमारा परिवहन। तो पदार्थों में परिवहन की परिभाषा को समझ गया। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो पढ़े थे उसमें भी देखे थे, जैसे पोषण पढ़े थे तो पहले देखे थे कि पेड़ पौधे पोषण कैसे करता है, उसके बाद हम लोग मनुष्य में आए थे। उसी तरह से शोषण दूसरा चैप्टर देखे थे, उसमें भी देखे थे कि पेड़ पौधे पहले कैसे शोषण करता है, उसके बाद मनुष्य का देखे थे। उसी तरह से तीसरा चैप्टर भी है परिवहन। तो हम लोग भी परिवहन देखेंगे कि पेड़ पौधे कैसे परिवहन करता है, उसके बाद देखेंगे कि मनुष्य कैसे पदार्थों का परिवहन करता है। तो मनुष्य से पहले पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना होगा। तो पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को कितनी आवश्यक चीज चाहिए थी, तो 4 चीज चाहिए थी। तो उसमें एक था कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, जल तथा खनिज लवण था। क्या था, जल तथा खनिज लवण। ये 2 चीज हुआ। उसके बाद क्लोरोफिल पत्तियों में ही मौजूद था, क्लोरोफिल। और एक क्या था, तो सूर्य का प्रकाश। और एक क्या था, सूर्य प्रकाश। ये 4 चीज पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य था। तो अब देखिए, सूर्य का प्रकाश तो उसको कहाँ से मिल रहा था, से वातावरण से मिल रहा था। जल तथा खनिज लवण, इस टॉपिक को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सूर्य प्रकाश वो वातावरण से ले ही रहा था, डायरेक्ट उसे पौधे को मिल रहा था वातावरण से। क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में पहले से ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वह वायुमंडल से ले रहा था। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हम लोग उसे देते हैं, या फिर प्राकृतिक वर्षा के वजह से या अन्य किसी माध्यम से हम उन्हें प्राप्त होता है, तो वो एक ही चीज है। क्या, तो जल तथा खनिज लवण। तो जल में ही घुल के खनिज लवण ऊपर तक पहुंच जाता है। तो जल तथा खनिज लवण को देखना है। तो जल तथा खनिज लवण की बारी है। तो जल तथा खनिज लवण ही उसका पदार्थ है जो परिवहन पहले करेगा। तो जल तथा खनिज लवण को मान लेते हैं कि हम लोगों ने पेड़ में दिया, क्या, जल में डाल दिए हैं पेड़ पौधों की जड़ में। अब वो परिवहन करेगा। परिवहन मतलब वो उस पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा और फिर आएगा। तो जल को पहुंचाएगा तभी तो फिर वहाँ खाना बनेगा, क्योंकि 3 चीज तो वो आराम से ले रहा है। चौथा चीज देंगे तो वो खाना बनाएगा। खाना बनने के बाद फिर जो भी पदार्थ बनेगा फिर वो उधर से आएगा। तो पहले भोजन बनेगा तभी तो वो पदार्थ पूरे शरीर में फैलेगा। तो भोजन बनने के लिए अब हमको देना क्या है, जल तथा खनिज लवण। तो जल तथा खनिज लवण पहुंचाने के लिए पेड़ पौधों में एक उत्तक पाए जाते हैं जिसका नाम है जाइलम उत्तक। जाइलम नाम से ही स्पष्ट है, क्या, जाइलम। जाइलम जैसे जल, यानी पेड़ पौधों में ऐसा उत्तक जो जल का संवहन करता है, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्या नाम बोल रहे हैं हम लोग, जाइलम। तो पेड़ पौधों में जाइलम नाम का एक उत्तक पाया जाता है जो जल पहुंचाने का काम करता है। जाइलम जब उत्तक है तो वो वाजिब सी बात है कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। तो जाइलम उत्तक मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इनका काम क्या है, जड़ से पेड़ पौधे, जैसे कि ये पेड़ है, ये जड़ से क्या करेगा, जाइलम उत्तक जड़ से जल लेगा और शरीर किसका, तो पेड़ पौधे के पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगा। ध्यान रहे, ये कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता है। जाइलम उत्तक मृत कोशिकाओं की बनी होती है और ये हमेशा इसका बहाव ऊपर की ओर होता है, यानी ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि जल उसे मिट्टी से प्राप्त होता है। मिट्टी के अंदर जल के माध्यम से वो लेता है। तो जाइलम मृत कोशिकाओं की बनी होती है। जाइलम मृत कोशिकाओं की बनी होती है। इसका बहाव किधर होता है, ऊपर की ओर होता है। ये था जाइलम। जाइलम किसको पहुंचाता है, जल तथा खनिज लवण को। तो जाइलम को तो पहुंचा दिया और 3 चीज उसके पास अवेलेबल हो चुका है। तो भोजन बना। अब जब भोजन बना है तो अब जो भोजन तैयार हुआ है तो उस भोजन की आवश्यकता पूरे पौधे को है, इस पूरे वृक्ष को है। वृक्ष के सभी भागों को उस भोजन की आवश्यकता है। जल पहुंचने के बाद भोजन बन चुका है। तो जाइलम तो पहुंच गया, जाइलम को हम लोग ने देख लिया। तो बने भोजन को पहुंचाने के लिए भी कोई न कोई उत्तक होगा। वो उत्तक है
फ्लोएम। कौन सा उत्तक? फ्लोएम उत्तक। जाइलम ने जल को पहुंचा दिया, भोजन बन गया है। अब जब भोजन तैयार हो गया है तो भोजन सबको दिया भी जाएगा। तो भोजन देने का काम शरीर के, पेड़ पौधे के शरीर के सारे अंगों को कौन पहुंचाएगा? तो फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा? अब बने भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाएगा। तो फ्लोएम, ये देखिए, ये नीचे से बस ऊपर जा रहा था, बहाव ऊपर की ओर था, लेकिन फ्लोएम क्या करेगा? पूरे शरीर में जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि ये हमारा वृक्ष है, तो ये ऊपर भी जाएगा तो ये नीचे भी आएगा। मान लीजिए यहाँ से डाली निकली हुई है, तो क्या भोजन सिर्फ ऊपर वाले भाग को ही जरूरत है? नहीं, इस वृक्ष के सभी भागों को भोजन की जरूरत है। और भोजन बनी कहाँ थी? पत्तियों में। क्या तना को उस भोजन की आवश्यकता नहीं है? तना कहाँ है? ऊपर में ही बस। तना तो बीच में है, इसके लिए उसे नीचे आना पड़ेगा। तो जाइलम उत्तक बस ऊपर जा रही थी, लेकिन फ्लोएम उत्तक में भोजन बनाने के बाद पेड़ पौधे के सभी भागों को देने के लिए नीचे ऊपर हर जगह पहुंचती है। तो जाइलम भी देख लिए। अब फ्लोएम का एक बार और, ये जाइलम की कोशिकाएं मृत थी, लेकिन इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। ये द्विदिशीय होती है, ये नीचे से ऊपर की ओर भी जाती है और ऊपर से नीचे की ओर भी आती है। ये बने हुए भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। कौन? तो फ्लोएम। और जबकि जाइलम पूरे शरीर में जल तथा खनिज लवण, यानी किसके शरीर में? पेड़ पौधे के पूरे शरीर में जल तथा खनिज लवण पहुंचाने का काम करती है। ये 3 मार्क के लिए पूछता है जाइलम फ्लोएम में अंतर। तो हम लोगों ने जाइलम फ्लोएम को देख भी लिया, समझ भी लिया और उसके अंतर को भी देख लिए। तो ये हमारा पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन खत्म हुआ। पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन खत्म हुआ। जब खाना वाना बन गया तो कुछ न कुछ हमने क्या बताया? उपयोगी चीज को पहुंचाएगा। जब काम हो जाएगा तो कुछ न कुछ अपशिष्ट भी तो बनेगा। अब उसको लाएगा तभी तो वो प्रक्रिया क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे, पदार्थों का परिवहन। तो उपयोगी चीज को हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे प्रयोग किया। अब वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ बन चुका है। अपशिष्ट चीजों को शरीर से बाहर निकाला जाएगा। अपशिष्ट चीजों को बाहर निकालने के लिए भी अब देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए पेड़ पौधों का नाम बदल जाता है वाष्पोत्सर्जन। यानी कि पेड़ पौधों ने जब भोजन बना लिया तो कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बचा होगा जिसे शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो मान लीजिए हम लोगों ने पेड़ पौधों को देखा कि जल दिए थे और सब चीज उसे वायुमंडल से प्राप्त हो गया। तो जब मान लीजिए कि वह 100% लिया था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो जल अगर हमने दिया था कितना? 100, तो उसमें से पेड़ पौधे ने भोजन बनाने में और या फिर अपने और भी काम करने में पेड़ पौधे ने मात्र 10% ही यूज किया। पेड़ पौधे ने कितने % जल का यूज किया? 10% का ही यूज किया। और 90% जल का वो करता क्या है? वो उसे बाहर निकाल देता है। पेड़ पौधे अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यही जल 100 दिया था, 10% ही यूज करता है। 90% वो क्या करता है? वाष्पोत्सर्जित कर देता है और 10% का यूज करता है। ये हमने तभी से देख रहा था। अब देखते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन है क्या। वाष्पोत्सर्जन नाम नहीं है, वाष्प के रूप में उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, शरीर से बाहर निकाल देना। उत्सर्जन मतलब बाहर निकाल देना शरीर से। तो देखते हैं वाष्पोत्सर्जन का परिभाषा क्या कह रहा है। हम लोग पेड़ पौधों में देख रहे हैं, तो पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यहाँ पे कुछ चीज ऐसे हैं। वायवीय यानी ऐसा भाग जिससे वायु आर पार होता हो, वह भाग जिससे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो, यानी वायवीय भाग हो गया वो। और एक चीज है रंध्र। रंध्र मतलब होता है, रंध्र मतलब छिद्र। हमने बताया था पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते थे? स्टोमाटा। तो ये हमारा हो गया रंध्र, मतलब हो गया छिद्र। उसके बाद देख लेते हैं निष्कासन। निष्कासन मतलब होता है निकाल देना, शरीर से बाहर त्यागना। निष्कासन मतलब त्यागना। तो ये 3 चीज का अर्थ जानना था इस परिभाषा में। इन 3 चीजों का अर्थ जानना है इस परिभाषा में। ये देख लिए। अब समझते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। यानी पेड़ पौधों के वायवीय भागों से, यानी जिस भाग से वायु आर पार आ जा सके वह भाग। तो ऐसा कौन सा भाग था? तो खास तौर पे ये भाग तो तीनों भाग से होता था। जड़ से भी वायु जा आ सकता था, तना से भी, पत्तियों से भी, लेकिन प्रायः
सबसे ज्यादा और अधिक मात्रा में पत्तियों से वायु आवागमन करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा के द्वारा हमने बताया कि 100% लिया, जिसमें से 10 का ही यूज किया, तो 90 को तो बाहर निकालेगा क्योंकि उसके लिए अनुपयोगी पदार्थ है। तो 90% जल को वो जल के ही रूप में नहीं निकालेगा, वो वाष्प बना करके उन्हीं पत्तियों के छिद्रों के द्वारा वो बाहर त्याग देगा। तो पेड़ पौधों के द्वारा जल का उन्हीं छिद्रों की सहायता से बाहर निकाल देना वाष्प के रूप में, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। यानी पेड़ पौधों में पत्तियों के छिद्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर त्यागना ही क्या कहलाता है? वाष्पो उत्सर्जन। ये सबसे ज्यादा सेब के पौधों में देखा गया है। वाष्पो उत्सर्जन सबसे ज्यादा सेब के पौधों में 10 से 20 लीटर प्रतिदिन निकाल दिया जाता है। यानी 90% जल को वो वाष्प के रूप में सेब का पौधा 10 से 20 लीटर एक दिन में निकाल देता है, जबकि मकई का पौधा 3 से 4 लीटर ही एक दिन में निकालता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया हुआ, क्योंकि जल को वाष्प के रूप में निकाल दिया। तो हमने वाष्पोत्सर्जन देख लिया, पदार्थों का परिवहन देख लिया, तो हमने पेड़ पौधों का देख लिया पदार्थों का परिवहन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे परिवहन होता है मनुष्य में किन किन की सहायता से परिवहन होता है, कैसे कैसे होता है। यानी हृदय को समझेंगे, और हृदय में ये कैसे कैसे किन किन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पदार्थ जाता है वो देखेंगे।